आप देख रहे हैं न्यूज बीट पारस जहांजेब के साथ। लम्हा फखरिया, लम्हा फिक्रिया और लम्हा उम्मीद, ये हैं वो बीट्स जिन पे बात करेंगे आज न्यूज बीट में। खिदमत की ये मुकद्दस अमानत अगस्त 2023 को हम निगरां हुकूमत के सुपुर्द कर देंगे। कौम को तकसीम करके, नौजवानों को गुमराह करके जिस किस्म का माहौल जो है वो पैदा किया गया, इसका खात्मा हमारी तरजीह है। IMF का प्रोग्राम जो है लम्हा फखरिया नहीं है, ये लम्हा फिक्रिया है। ये कोई बहुत शादियाने बजाने वाली बात नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं पारस जहांजेब। कौमों की जिंदगी और हालात हमेशा एक जैसे नहीं रहते। इनमें काबिल फ़ख्र लम्हात और मौक़े भी आते हैं और काबिल फ़िक्र लम्हात भी आते हैं। अगर फ़ख्रिया लम्हात और मौक़े ज़्यादा हों तो वो कौम कामयाब और तरक्की याफ्ता बन जाती है, लेकिन अगर कौम अपने काबिल फ़ख्र लम्हात को भी काबिल फ़िक्र लम्हात में बदलने में ज़्यादा दिलचस्पी लेने लगे तो वो कौम एक नाकाम और तरक्की की दौड़ में बहुत पीछे रह जाती है। IMF को आंखें दिखाने और फिर मजबूर होकर आंखें मिलाने, बल्कि आंखें झुकाने और फिर बिछाने के बाद $3 अरब कर्जे की मंजूरी पर वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा कि कर्ज का मिलना हमारे लिए लम्हा फखरिया नहीं बल्कि लम्हा फिक्रिया है। जी वजीर आजम साहब, आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि कर्ज लेना और फिर बार बार लेना और एक ही दर से लेना वाकई कोई फख्र की बात नहीं बल्कि फिक्र की बात है। लेकिन वजीर आजम साहब, आपके 14 माह के इक़्तिदार में बहुत से ऐसे लम्हात आए जिन्हें आप फखरिया लम्हात बना सकते थे, लेकिन आपने उनको फिक्रिया लम्हात बनाने को ही तरजीह दी। आपने अदम एतमाद से PTI की चलती हुकूमत को घर भेजा तो अवाम से रिलीफ का वादा किया। फिक्रिया लम्हात को फखरिया लम्हात में बदलने का नारा लगाया, अपने कपड़े तक बेचकर अवाम को आटा देने की बात कर दी। लेकिन जब अमल का वक्त आया तो आपने पाकिस्तान की 76 साल तारीख की सबसे बड़े साइज की काबिना बना डाली और 70 रुकनी काबिना बनाकर अवाम को पैगाम दिया कि आपके लिए ज्यादा बड़ी तरजीह अवाम के मसाइल नहीं बल्कि अपने इत्तेहादियों के मसाइल हैं। सर, जब आप आए तो वफाकी हुकूमत का सालाना खर्चा 500 अरब था, जो अब 700 अरब सालाना तक पहुंच गया है। अगर आप चाहते ना तो काबिना का साइज छोटा और खर्चे कम करके उस मौके को कौम के लिए फखरिया लम्हा बना सकते थे, लेकिन आपने ऐसा ना करके उसको फिक्रिया लम्हा बनाने को ही तरजीह दे डाली। आप ऑपोजिशन में नैब की नाइंसाफियों और PTI हुकूमत के सियासी इंतकाम का निशाना थे। आप अपने खिलाफ कानून के गलत इस्तेमाल से सबक सीखते हुए इक़्तिदार में आकर मुखालिफिन को सियासी इंतकाम का निशाना न बनाकर उस लम्हे को कौम के लिए फखरिया लम्हा बना सकते थे, लेकिन आपने नैब ही नहीं बल्कि पुलिस, एंटी करप्शन, FIA समेत तमाम कानून नाफिज करने वाले इदारों को सियासी मुखालिफिन के पीछे लगाकर उस लम्हे को भी फिक्रिया लम्हा बनाने को ही तरजीह दे डाली। आप इक़्तिदार में आए तो मईशत इतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन मिफ्ता इस्माइल ने बहुत कम अरसे में IMF से मुआहदा करके बेहतर काम किया था। लेकिन आपने मिफ्ता इस्माइल को हटाकर इसाक डार को लगा दिया, जिन्होंने इस मुल्क के 9 माह IMF से लड़ने में जाया करके मईशत को तबाह कर दिया। वजीर आजम साहब, आप मिफ्ता इस्माइल को वजीर खजाना रखकर उसको फखरिया लम्हा बना सकते थे, लेकिन आपने मुल्क पर फैमिली का सोचकर इस लम्हे को भी फिक्रिया लम्हा बनाने को ही तरजीह दे डाली। अब अपने कौम से खिताब में वजीर आजम शहबाज शरीफ ने आईनी मुद्दत पूरी होने पर हुकूमत निगरान सेटअप के हवाले करने का ऐलान किया है। वो अपने ऐलान पर अमल करके आइन का एहतराम करके इस लम्हे को फखरिया लम्हा जरूर बना सकते हैं। तो क्या वो ऐसा करेंगे और क्या इलेक्शन भी अपने वक्त पर होंगे? आज के प्रोग्राम में हम इस पर भी बात करेंगे और आज प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है PMLN से हमारे साथ सेनेटर आसिफ किरमानी साहब मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार मज़हर अब्बास साहब ने प्रोग्राम में ज्वाइन किया है और साबिक सेक्रेटरी दिफा और साबिक निगरान वज़ीर दिफा जनरल रिटायर्ड नईम खालिद लोधी साहब भी प्रोग्राम में मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका प्रोग्राम में शिरकत के लिए। पहले एक ब्रेक लेंगे, आप देखते रहिएगा न्यूज़ बीट। अच्छा, आसिफ किरमानी साहब आपसे शुरू करते हैं। सर, वजीर आजम ये कहते हैं कि IMF का प्रोग्राम मिलना जो है वो लम्हा फखरिया नहीं बल्कि लम्हा फिक्रिया है, और वो ये कहते हैं कि जो IMF की शराइत हैं ये कोई हलवा या खीर नहीं है। तो यानी इसका मतलब तो यही हुआ ना कि हुकूमत ने IMF के सामने घुटने टेक दिए और उनकी तमाम शराइत को तस्लीम किया है। तो सर, क्या ये बताया जा सकता है कि फिर पहले जो 10 माह थे वो कौम के क्यों ज़ाया किए गए हैं, और इस तमाम सूरत हाल में जो इसाक डार साहब हैं उन्होंने क्या हासिल किया है? गुजारिश ये है कि देखिए, अब क्या करें, आप IMF के पास ना जाते तो क्या करते, फिर डिफॉल्ट करा लेते। असल सूरत हाल ये है कि ये देखना चाहिए कि 2013 से लेके 2016 तक यही IMF थी, नवाज शरीफ की हुकूमत थी
और IMF के प्रोग्राम को कामयाबी से मुकम्मल करके इन्हीं सागदार साहब ने, नवाज शरीफ साहब ने खुदा हाफिज कह दिया था। उसके बाद फिर आप देखिए ना, हम एकदम जंप कर जाते हैं कंक्लूजन पे। हम भूल जाते हैं कि ये जो यहाँ बर्बादी हुई, मईशत की तबाही हुई, जो उसमें किसका क्या क्या किरदार था। हमको दूसरे का मलबा अपने पे तो हमें नहीं लेना चाहिए। आपके सामने मामलात हैं कि इमरान साहब ने जिस तरह IMF के साथ मुआहदे को ब्रीच किया, तोड़ा मुआहदे को, और उसके बाद जब मिफ्ता इस्माइल आए उसने कोशिश की, उसके बाद इसाक डार साहब ने आके उसको पाया तक। किरमानी साहब, मेरा सवाल सर इससे आगे का है। मैं ये पूछ रही हूँ कि फरवरी 2023 में IMF की टीम आई थी सर यहाँ पे, और वो हमसे ये जो साफ लेवल मुआहदा है ये साइन किए बगैर चले गए थे। इसाक डार साहब उस वक्त IMF की आंखों में आंखें डालकर बात किया करते थे ना उस वक्त में। सर मेरा सिर्फ सवाल ये है कि यही करना था तो 10 माह जाया क्यों किए गए सर? और फिर बजट में इतनी खुशखबरियां सुनाई, ये 215 अरब रुपए के टैक्स लगा दिए हैं। किरमानी साहब, आप तो इस पे बहुत वोकल हैं, बहुत बात करते हैं। ये सारा तो आवाम को भुगतना पड़ेगा सर। किसका कसूर है, IMF का या आपकी हुकूमत का? मैं बिल्कुल मैं वोकल हूँ। मैंने हमेशा मिडिल क्लास की बात की है, गरीब की बात की है। मैं तो अपने आप को एसोसिएट ही नहीं करता 2% ऑफ ये माफिया जो शराफिया है, लेकिन मैं आंखें तो नहीं बंद कर सकता फारिस बीबी रियलिटी से। मुझे ये बताइए कि कब हमने एंगेज नहीं किया अपने आप को IMF के साथ। अब जाहिर है, देखिए अब हम बात करते हैं तो उसकी फिर बतंगर बनता है कि जी बेगर्स नॉट चूजर्स। तो भाई और हो क्या तुम? 75 सालों में मुझे ये बताएं कि इस मुल्क को कहां से चला था, कहां गया? मैं तो वो अनफॉर्चुनेट या फॉर्चुनेट आदमी हूँ जिसने गुड पाकिस्तान भी देखा है और ये तबाह हाल पाकिस्तान भी मुझे देखना पड़ रहा है। एनीवे, मैं आपको ये अर्ज करना चाह रहा हूँ कि हमने पूरी कोशिश की है, कोई टाइम जाया नहीं किया है, और उसमें मिफ्ता भी IMF के पास बात करने के लिए एंगेज था। डार साहब जाहिर है उनका एक अपना तरीक़ाकार था, वो समझते थे कि IMF जौन सा है वो गैर जरूरी डिले कर रहा है, इसलिए थोड़ा उन्होंने अपने तजर्बे की बुनियाद पर उसको हैंडल किया। लेकिन आप ये देख लें कि आज जब निगरान हुकूमत में 1 महीना रह गया है, हमने अपनी जो भी सियासत कुर्बान की फारिस बीबी, लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के करम से पाकिस्तान सर मैं आपकी कुर्बानियों नहीं सर, ये क्रेडिट तो चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ले रहे हैं ट्वीट करके। वो ये कहते हैं कि IMF का वक्त मुझसे मिलने आया, अगर मैं मुखालफत कर देता इस प्रोग्राम की तो मुल्क डिफॉल्ट कर जाता, तो इस पे उनकी तारीफ नहीं बनती। वो तो पहले मुखालफत कर चुके हैं, उसका वज़ीर खजाना मुखालफत कर चुका था। अब तो नहीं की। सूबाई वज़राए खजाना को उसने कहा था कि इनको IMF को खत लिखो। अब छोड़े पर उन लोगों का, वो ना करते या क्या ना करते, वो मैं उसमें कंट्रोवर्सी में नहीं पढ़ना चाहता कि उसने IMF कहाँ गया कहाँ नहीं गया। असल चीज ये देखनी है कि हम अपना हिसाब देने को तैयार हैं कि 1.5 साल में ठीक है महंगाई हुई है, उसमें कमी भी आ रही है बतदरीज, लेकिन इसके अलावा मुझे बताइए चारा क्या था? लेकिन आप तो ये क्रेडिट भी नहीं ले रहे सर, आप तो इसका क्रेडिट भी शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो आर्मी चीफ को दे रहे हैं। और यही मजहर अब्बास साहब से अब मैं पूछ लेती हूँ। मजहर अब्बास साहब देखें, साबका हुकूमत में IMF प्रोग्राम मिलने और दोस्त ममालिक से इमदाद के जो मामला थे उसमें जनाब बाजवा को क्रेडिट दिया जाता था, उन्हीं को मिलता था, और ये बात एक हद तक दुरुस्त भी है कि वही इमदाद के हवाले से भाग दौड़ कर रहे थे। लेकिन सर मौजूदा हुकूमत में भी आर्मी चीफ को ही क्रेडिट जा रहा है, तो इससे ये हुकूमतें एक्सपोज नहीं होती सर? ये खुद को बल्कि एक्सपोज नहीं करती, अपनी नाअहली जो है उसका एतराफ नहीं करती हैं इस तरह से? शुक्रिया पारस। जाहिर है जब आप कोई पॉलिसी सस्टेनेबल नहीं होगी, जब पॉलिटिकल सर्टेनिटी नहीं होगी, जब एक प्रोसेस जो है वो कंटिन्यू नहीं होगा तो फिर यही होता है। आपको खुद ये यकीन नहीं होता कि आप आज हैं कल होंगे या नहीं होंगे जी। इस सिचुएशन में कभी भी आप एक स्टेबल गवर्नमेंट तो विदिन 6 मंथ्स आपने फाइनेंस मिनिस्टर को हटा दिया, अज़त उमर साहब को हटा दिया, फिर एक और को लेकर आए, फिर एक और को लेकर आए, तो उससे सिविलियन गवर्नमेंट्स की कमजोरियां नजर आती हैं कि वो राइट पीपल फॉर द राइट जॉब वाली पॉलिसी नहीं अडॉप्ट करते। पॉलिटिकल देखिए कुछ चीज़ें होती हैं बहुत स्पेशलाइज्ड होती हैं, वहाँ आप तजुर्बे नहीं कर सकते। यानी उसमें फाइनेंस एक चीज़ है कि फाइनेंस में फिर उसी वाला वैसे ही आदमी आएगा, उसी को लेकर आए और फिर उसे वक्त दें। अब जैसे मिफ्ता अगर आए थे, मुझे कोई रीज़न बता दे वाई मिफ्ता वाज चेंज, यही सवाल है, क्या वजह? अभी आसिफ करमानी साहब खुद बात कर रहे थे कि मिफ्ता अच्छा काम कर रहा था। जब एक आदमी अच्छा काम कर रहा था तो उसे क्यों तब्दील किया?
वो आपको पता है ना, कुछ ओहदे जो हैं वो घर ही में रखने को प्रेफरेंस दी जाती है। वो मैं उस डिबेट में नहीं जाना चाहता, लेकिन कोई अगर अच्छा काम कर रहा है तो मुझे कोई लॉजिक बताएं मिफ्ता इस्माइल को रिप्लेस करने की। जी, यानी एक तो ये हो ना कि एक आदमी फेल हो रहा हो तो आपने 6 महीने ट्राई कर लिया, उसके बाद आपने चेंज कर लिया। जब एक प्रोग्रेस नजर आ रही थी, एक चीज नजर आ रही थी, एक डिफिकल्ट सिचुएशन से वो निकाल रहे थे, खुद एक्नॉलेज करते हैं, इवन ऑपोजिशन भी एक्नॉलेज करती है किसी हद तक उनको, फिर आपने क्यों वो कर दिया? ये चीज जो होती है ये पॉलिटिकल और इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी लेकर आती है। ठीक, तो अब जो जैसा तैसा भी जो भी ये 4-5 साल हुए चले गए, लेकिन दो चीजें एश्योर करनी है, इंश्योर करनी है, इलेक्शंस वक्त पर हों, ठीक, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हों, जी, जो भी पार्टी जीते उसे पूरे 5 साल मिलने चाहिए। मजर अब्बास साहब, बात आप बहुत अच्छी कर रहे हैं, मैं इलेक्शन पे जरा आगे डिटेल बात करूंगी, लेकिन चूंकि आपने अभी किरदार बताया गवर्नमेंट का और इनके फाइनेंस मिनिस्ट्री का, लेकिन सर यहाँ पे जरा इमरान खान जो चेयरमैन पीटीआई हैं उनके किरदार को आप कैसे देखते हैं? चूंकि IMF का वक्त उनसे मिला और उन्होंने इस प्रोग्राम की हिमायत की है, तो एक तो सवाल ये है ना कि वो IMF का वक्त चेयरमैन पीटीआई से क्यों मिला सर? क्या इससे ये जाहिर होता है कि मगरिब जो है वो अभी भी उनको पाकिस्तानी पॉलिटिक्स के अंदर अहम प्लेयर समझता है? और सर क्या ये बात भी दुरुस्त है कि अगर वो मुआहदे की मुखालफत कर देते तो स्टैंड बॉय मुआहदा जो है वो भी खतरे में पड़ सकता था? क्या ख्याल है आपका? देखिए वो भी अगेन ये भी रिफ्लेक्ट करता है हमारी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी को, जी, कि जो इंटरनेशनल डोनर्स हैं उनको ये यकीन नहीं है कि ये गवर्नमेंट रहेगी, तो अगर ऑपोजिशन की गवर्नमेंट आ गई तो वो उनके एग्रीमेंट को ऑनर करेगी नहीं करेगी, क्योंकि जाहिर है उनका स्टेक हाई है, तो वो ये श्योर करना चाहते हैं कि अगर जो मेन ऑपोजिशन पार्टी है वो भी इस एग्रीमेंट को कंटिन्यू करती है नहीं करती है, अगर कुछ उनकी रिजर्वेशन है तो वो क्या है रिजर्वेशन, ठीक, तो ये उस लिहाज से आइडियली देखा जाए तो पॉलिटिकल जो इंटरनेशनल डोनर्स हैं, राइट सर, उनका तरीके से पार्टियों से मिलना दुरुस्त नहीं होता। और सर माजी में कोई ऐसी मिसाल भी नहीं मिलती ना कि IMF का ऑपोजिशन लीडर से मिला हो। जनरल नईम खालिद लोधी साहब, सर आपके ख्याल में आर्मी चीफ का कहना ये दुरुस्त है कि मईशत इस साल में ठीक हो जाएगी, और वो ये भी कह रहे हैं कि पाकिस्तान में जानबूझकर मायूसी की बातें फैलाई जा रही हैं, तो आप उनकी इस बात से एग्री करते हैं? और सर एक बात और कि पाकिस्तान के हवाले से मईशत हो या फिर फॉरेन अफेयर्स की बात हो, आपको पता है ना कि जो दुनिया भर में आर्मी चीफ की जो बात है उसको ज्यादा अहमियत दी जाती है, इसकी वजह क्या है? शहबाज शरीफ साहब तो खुद अपना ये IMF मुआहदे का क्रेडिट जो है वो आर्मी चीफ को दे रहे हैं, तो इसकी क्या एक वजह ये हो सकती है कि यहाँ सिविलियंस पर दुनिया भी एतमाद नहीं करती? जी, पहली बात तो ये कि मैं दोनों भाइयों के मुकाबले में पॉलिटिक्स और इकॉनमी को इतना नहीं जानता, लेकिन एक बात मुझे मालूम है कि पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स और डिफेंस, ये तीनों चीज़ें आपस में जुड़ी हुई हैं जी, ये इनको अलग नहीं किया जा सकता। इसलिए जो आपका सवाल है वैलिड है, मैं उसका ज़रूर जवाब दूंगा। पहली बात तो ये है कि देखें, जैसे बाकी डिप्लोमेसीज होती हैं, मिलिट्री डिप्लोमेसी भी एक आर्ट है, और उसका होना, वकूफ़ पज़ीर होना या करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन इस इकॉनमी को ठीक होने के लिए सिर्फ आर्मी चीफ की कोशिश काफ़ी नहीं है। इसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं, जिसमें पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, जिसमें आपकी फॉरेन पॉलिसी है जो कि बिल्कुल जामद और साकत खड़ी है। आपको अभी तक पता नहीं है कि आप किस तरफ हैं, उस तरफ हैं या इस तरफ हैं, वो लोग भी आपकी तरफ देख रहे हैं। लोगों ने देखे सऊदी अरब और ईरान ने आपस में मामले ठीक कर लिए, आप आज आर्मी चीफ गए, ये भी काम भी आर्मी चीफ को करना पड़ा जो कि फॉरेन मिनिस्टर का काम है। सर इसका जिम्मेदार कौन है, ये भी जरा बता दें। क्या एस्टैब्लिशमेंट भी किसी हद तक इन बातों की जिम्मेदार है सर? क्योंकि हमने तो साबका हुकूमत में भी वही क्रेडिट जाते देखा और अब मौजूदा हुकूमत में भी वही जा रहा है सर, तो जिम्मेदार कौन है इसका? क्या ये सियासी हुकूमतें ही हैं सिर्फ? दोनों हैं। नहीं, दोनों जिम्मेदार हैं। सियासी हुकूमतें वो स्पेस देती क्यों हैं और एस्टेब्लिशमेंट ये स्पेस लेती क्यों है जी, ये दोनों से सवाल किया जाना चाहिए और दोनों इसके जिम्मेदार हैं। आप उनको काम करने दें, उनको कहें नहीं होता तो आवाम के सामने अपना मुंह लेकर जाएं, हम आपकी कोशिश करते रहेंगे। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। किरमानी साहब आगे चलते हैं सर। हुकूमत और असेंबली की मुद्दत 12 अगस्त को खत्म हो रही है ना सर, और वजीर आजम साहब ने कल अपने जो उन्होंने खिताब किया कौम से, उसमें भी उन्होंने ये कहा कि जी जो मामलात हैं वो अगस्त में हम निगरान हुकूमत के सुपुर्द कर देंगे। लेकिन सर जो इलेक्शन की बात हो रही है, जो इलेक्शन का इनेकाद है, उस पर भी अभी भी सवालात उठ रहे हैं। आप पहले ये बताएं, आपको लगता है कि वक्त पे इलेक्शन हो जाएंगे सर? गुजारिश ये है कि आपने फरमाया कि इलेक्शन जो से वो टाइम पे बिल्कुल होने चाहिए। क्या वजह है कि इलेक्शन ना हो?
और एक दो रुकावटें जरूर इसमें पैदा हो सकती हैं, जैसे एक मर्दमशुमारी है, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि पुरानी मर्दमशुमारी पे ही इलेक्शन होंगे, मेरा ख्याल है। ठीक, क्योंकि नई मर्दमशुमारी में तो फिर इट्स टाइम कंज्यूमिंग, फिर हल्का बंदियां, फिर और बुला बुला। तो मैं तो पुरुमीद हूँ कि टाइम पे इलेक्शन होने चाहिए, ताकि जो भी नई हुकूमत आती है, जो भी आती है, फेयर फ्री इलेक्शन हो और स्मूथ एक ट्रांसफर ऑफ पावर हो। हाँ। और फिर वो अगले 5 साल उसको सुकून से काम सर, लेकिन करने ये दिया आप जाए। असेंबली 12 अगस्त को ही तहलील करेंगे जो वक्त है, या फिर इससे पहले भी तहलील हो सकती है? चूंकि आपको पता है इससे पहले तहलील की गई तो फिर इलेक्शन नवंबर में होंगे और केयर टेकर सेटअप को 2 के बजाय 3 माह का वक्त मिल जाएगा, तो 12 को ही करेंगे। ये इसमें जो अभी जो हमारी अपना इत्तेहादी हुकूमत है वो आपस में मशवरा कर रहे हैं जी, और मैं समझता हूँ कि इस बारे में जल्दी फैसला कर लिया जाएगा। लेकिन 60 हो या हो अपना 90 दिन, इलेक्शन बहरहाल इज द आंसर टू द करंट जो भी तो सिचुएशन सर, क्या फिर इलेक्शन में मुस्लिम लीग नून के वजारत उज़्मा के उम्मीदवार मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ही होंगे इस बार, और आप समझते हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट से उनको रिलीफ मिल जाएगा और अब वो सबके लिए काबिल कबूल भी है किरमानी साहब? देखिए पारस बीबी, नवाज शरीफ साहब के खिलाफ जो केसेस थे वो तो बिल्कुल डेड केसेस है ना। अब तो उसमें तो इतनी गवाहियां आ गई हैं, अब तो मुर्दे जो हैं, पीटीआई के मुर्दे कफन फाड़ फाड़ कर बोल रहे हैं कि जी उस शख्स को अदालत के जरिए निकाला गया और कोई उसका केस नहीं था। एनीवे, ये देखिए फैसला होगा जब इलेक्शन होगा, ठीक, उसमें तमाम पार्टी हिस्सा लेंगी। जिस पार्टी की ज्यादा सीट्स होंगी, अक्सरियत होगी, वो अगर पीएमएलएन की होती है तो उस वक्त फिर हम अपनी पार्लिमानी पार्टी के मशवरे से, लेकिन मेरी यही ख्वाहिश होगी, पार्टी की यही ख्वाहिश होगी कि हमारी अगर पार्टी अक्सरियत में आती है तो हमारे वज़ीर आज़म जो है वो नवाज शरीफ हो। ठीक है, तो आपने देखा चेयरमैन पीटीआई ने मियां नवाज शरीफ को एक ही हल्के से इलेक्शन लड़ने का भी चैलेंज दिया है, और वो कह रहे हैं कि मियां नवाज शरीफ उस वक्त तक नहीं आएंगे जब तक मुझे नाअहल नहीं किया जाएगा और उसके बाद आ जाएंगे। तो क्या मियां साहब इस चैलेंज को भी कबूल करेंगे चेयरमैन पीटीआई के? देखिए, उस पे तो मेरा ख्याल है वो क्या चैलेंज कबूल उनका करना क्या नहीं करना, कि जो पार्टी है वो तो तितर बितर हो रही है। मुझे तो ये नहीं पता समझ आ रही कि जो उनका वोटर है अभी मौजूद, वो वोट किसको डालेगा। अब क्या माजी की तरह जैसे खड़े हो जाते थे 6-6, 7-7 हल्कों से, अब भी 140 सीटों पे खड़े होंगे पंजाब से। अभी तो मियां साहब के मुकाबले में खड़े होने का चैलेंज दे रहे हैं वो खुद। वो तो उधर से परवेज खटक ने चैलेंज कर दिया। सोए में आज मैं सोशल मीडिया पे देख रहा था कि परवेज खटक साहब ने उसको कहा कि तुम आओ मेरे साथ मुकाबला करो। ये सियासी हवाई फायरिंग है, अपने आप को रेलेवेंट रखने के लिए, अपने आप को जिंदा रखने के लिए, और ऐसी बातें तो मियां साहब कब वापस आ रहे हैं सर? अभी आपने खुद कहा ना कि अब तो कल शहबाज शरीफ साहब ने भी अनाउंस कर दिया अगस्त में मामला केयर टेकर सेटअप के सपोर्ट कर देंगे, 1 महीना ही रह गया है। तो आप नहीं समझते मियां साहब को खुद कोई फाइनल डेट दे देनी चाहिए बजाय कि लोग फिर अंदाजे लगाएं? नहीं, अंदाजे कोई भी नहीं है। मियां साहब खुद डेट देंगे, मैंने 12 कहा है, या खुद देंगे। कब देंगे? मरियम देंगी या शहबाज साहब देंगे या मियां साहब जिसको भी इंटरेस्ट करें कभी मेरी तारीख का ऐलान करो। लेकिन नवाज शरीफ साहब, ये मैं आपको इंशाल्लाह श्योर करता हूँ कि इलेक्शनों से काफी पहले तशरीफ ले आए। राइट। अच्छा, अब कौमी असेंबली ने बिल मंजूर कर लिया है कि 4 हल्कों से ज्यादा कोई भी कैंडिडेट इलेक्शन 2 से ज्यादा नहीं लड़ सकते हैं। मजहर अब्बास साहब, जो पॉपुलैरिटी का भी अभी जिक्र किया, अभी कहा ना आसिफ किरमानी साहब ने कि चेयरमैन पीटीआई की पार्टी तितर बितर हो रही है, आप समझते हैं कि चेयरमैन पीटीआई की मकबूलियत अब भी उसी लेवल के ऊपर है जैसे कि 9 मई के वाकयात से पहले थी, और क्या वो इस पोजीशन में हैं कि वो एक ही हल्के से इलेक्शन लड़ने के लिए मियां नवाज शरीफ को चैलेंज कर सकें सर? या आपके ख्याल में भी हालात, वाकयात, मामलात, वक्त काफी तब्दील हो चुके? देखिए, लड़ने को तो क्यों नहीं लड़ सकते, मेरा ख्याल है लड़ना भी चाहिए। और अगर वो डिस्क्वालीफाई नहीं होते हैं तो मेरा ख्याल है वो लड़ेंगे, मियां नवाज शरीफ के खिलाफ इलेक्शन लड़ेंगे वो जी। चाहे लाहौर से लड़ें, अब मुझे नहीं पता मियां नवाज शरीफ कितने हल्कों से लड़ेंगे, लेकिन जाहिर है अगर पीटीआई के चेयरमैन को ये इजाज़त होगी इलेक्शन लड़ने की तो वो 1 से ज़्यादा हल्कों से सर लड़ेंगे। इजाज़त होगी, आपको क्या लग रहा है कि इलेक्शन पेट नहीं कर सकेंगे, नहीं हिस्सा ले सकेंगे उससे पहले कोई नाअहल या गिरफ्तारी वगैरह? हाँ, मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि इसको तो आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते ना कि वो गिरफ्तार भी हो सकते हैं और नाअहली भी हो सकती है जी। अब अगर ये दोनों चीज़ें होती हैं, इसमें नाअहली ज़्यादा वो है कि अगर नाअहल हो गए तो ज़ाहिर इलेक्शन नहीं लड़ पाएंगे। गिरफ्तार होने की सूरत में तो वो इलेक्शन फिर भी लड़ सकते हैं, चाहे जेल से इलेक्शन लड़े, ठीक है, तो वो इलेक्शन
अगर उस सूरत में। बाकी ये कि उनकी मकबूलियत का पैमाना पीटीआई की, मेरा ख्याल है हमें 2-3 महीने इंतजार कर लेना चाहिए, अंदाजा हो जाएगा दो चीज़ों का। एक ये कि पीटीआई को कितना स्पेस मिलता है इलेक्शन लड़ने का, फ्री एंड फेयर इलेक्शन में हिस्सा लेने, और अगर उनको स्पेस मिलता है उनके पास कैंडिडेट्स का, तो वो नहीं है, जाहिर है नोन फेसेस नहीं होंगे, बहुत से अननोन फेसेस आ सकते हैं उनकी पार्टी के टिकट पे। लेकिन अगर वो सूरत हाल नहीं उनको हुई, उनको आज़ादाना कैंपेन वगैरह की इजाज़त हुई, तो पीएमएलएन और पीडीएम के लिए, पीडीएम को वो टफ टाइम जरूर देंगे। सर क्या इलेक्शंस होंगे मजहर अब्बास साहब, चूंकि इस वक्त आइनुल अक़वामी जो बरादरी है उसका तकाजा भी यही है ना, यानी कि असेंबली की मुद्दत में इजाफा ना हो, तो इलेक्शन जब लड़ेंगे जब इलेक्शंस होंगे, आपको लगता है होंगे? देखिए आज तक मैं 70 से अब तक की बात करूं, आज तक कभी भी कोई केयरटेकर गवर्नमेंट 3 महीने से ज्यादा नहीं रही जी। ये हमें पंजाब केपी की अभी मिसालें मिलती हैं, वरना हमने नहीं देखा कि कोई मरकज में, और मुझे नहीं लगता कि ये केयरटेकर भी 90 डेज के, अगर 90 डेज का पीरियड मिलता है तो 90 डेज से आगे जाएगी। इसलिए अक्टूबर में या मैक्सिमम नवंबर में इलेक्शन होने हैं, और वो इलेक्शन। सर आप कह रहे हैं इलेक्शंस हो जाए, आपने रिसेंटली एक कॉलम में ये लिखा कि किसी को यकीन नहीं है कि इलेक्शन वक्त पर हो जाएंगे, बदकिस्मती से खुद उनको भी यकीन नहीं है जिन्होंने इलेक्शन करवाने हैं। जब उनको यकीन नहीं है मजहर अब्बास साहब, तो आपको उम्मीद कैसे है? नहीं, तो इसलिए कि आप ये देखें ना, खुद अगर गवर्नमेंट के लोग ये बात कह रहे हैं कि जी ये हो गया, ये इफ और बट्स अगर हम बात करें, इफ और बट्स निकालें, तो जाहिर एक कंफ्यूजन है। लेकिन मैं तो उस चीज़ को देख रहा हूँ कि किसी भी सूरत में, इवन अगर वर्स्ट सिनेरियो में फाइनेंशियल इमरजेंसी भी लगा दें, तो प्रोविंशियल असेंबली के इलेक्शन तो फिर भी कराने पड़ेंगे। फाइनेंशियल इमरजेंसी में भी प्रोविंशियल असेंबली के इलेक्शन आप नहीं मुलतवी कर सकते। तो सर अब इलेक्शंस हो गए, अब बताएं मजहब के ख्याल में आप क्या समझते हैं, आपका क्या तज्जिया है कि हंग पार्लियामेंट आएगी, या फिर आप समझते हैं कि किसी एक जमात को अक्सरियत मिल सकेगी? हंग पार्लियामेंट होगी, यानी इत्तेहादी हुकूमत। मैं 70-80% ये बात कर सकता हूँ कि हंग पार्लियामेंट होगी। ठीक, तो सर पीटीआई को भी नहीं मिलेगी अक्सरियत, वो तो कहते हैं हम मकीन हैं, और अगर हंग पार्लियामेंट आएगी जो आप कह रहे हैं, तो उस हिसाब से फिर किस पार्टी का वजारत उज़्मा का उम्मीदवार हो सकता है या होगा? देखिए कोलिशन हर सूरत में बनेगी। जब पीटीआई बिल्कुल बहुत ज़्यादा, इस वक्त 2018 में अगर पीटीआई के लिए बहुत बड़ा स्पेस था, नवाज शरीफ भी रेस में नहीं थे, पीपल्स पार्टी भी उस तरीके से रेस में नहीं थी, उसमें भी पीटीआई के लिए गवर्नमेंट बनाना मुश्किल हो गया था। अगर वो उनको कोलिशन पार्टनर्स नहीं मिलते तो वो गवर्नमेंट नहीं बना सकते, ना पंजाब में बनाने की पोजीशन में थे, न मरकज में बनाने की पोजीशन में थे। तो आज के सिचुएशन में चाहे जितने भी हों, जो सिचुएशन है इस वक्त, उसमें मुझे नहीं लगता वेरी ऑनेस्ट कि उनको बहुत फ्री हैंड मिलेगा। लेकिन अगर वो बहुत फ्री हैंड नहीं मिलता, और फिर भी अगर उनको मिलता है, तो वो एक अच्छी खासी पोजीशन में आएंगे। इसके बावजूद भी एक हंग पार्लियामेंट बनेगी। हंग पार्लियामेंट में जाहिर है पीडीएम, पीपल्स पार्टी चाहे अलग अलग इलेक्शन लड़े, लेकिन पोस्ट इलेक्शन इनके दरमियान दोबारा इत्तेहाद होगा। सर एक वन लाइनर इस पे भी आपने ये कहा कि जो मौलाना फजल रहमान हैं वो सदर के उम्मीदवार होंगे, ये आपका तज्जिया है, आपकी खबर है, ये मौलाना साहब की ख्वाहिश है? सिर्फ क्यों नहीं होगा, बिल्कुल वो रेस में हैं। तो पीपल्स पार्टी सपोर्ट करेगी उन्हें? आप देख लें केपी में जो है इनके उन पर मुहिम चला रही है पीपल्स पार्टी उनके खिलाफ। सर ये सब होगा जब इलेक्शन होगा, किसके हाथ में कितनी नशिस्तें होंगी, उस बुनियाद पर ये सारी चीजें होंगी। जी सर। पीपल्स पार्टी के हाथ में कितनी होंगी, पीएमएलएन के हाथ में कितनी होंगी, पीटीआई के हाथ में कितनी होंगी, जेयूआई कितनी जीतेगी। जाहिर है ऐसी जब हंग पार्लियामेंट होती है, तो जो छोटे ग्रुप्स होते हैं जी, उनकी बार्गेनिंग पोजीशन ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है। जी बिल्कुल। तो मैं बिल्कुल कोई फर्म इंफॉर्मेशन की बुनियाद पे नहीं कह रहा, लेकिन मैं इससे को रूल्ड आउट नहीं करता कि मौलाना फजल रहमान सदारती रेस में होंगे। ठीक है। अच्छा जनरल साहब, आपके ख्याल में एक वक्त पर हो जाएंगे सर? और दूसरा ये बताइए कि क्या ख्याल है कि एस्टेब्लिशमेंट किसको वजीर आजम देखना चाहती है, या किसके साथ ज्यादा कंफर्टेबल होगी सर? मियां साहब के साथ, जरदारी साहब के साथ, बिलावल भुट्टो के साथ, या मरियम नवाज के साथ? जी बहुत शुक्रिया। पहली बात तो ये मैं क्लियर कर दूं कि चूंकि मैं इतना ऐसा इंटेलेक्चुअल नहीं हूं जैसे आपके दोनों भाई हैं वहाँ पर,
और वो ग्रे एरियाज को भी देखते हैं। फौजी का एक प्रॉब्लम है सर, आप अहम और सेंसिटिव ओहदों पे रह चुके हैं जन साहब। जी जी, तो मैं आपको 2-3 जो बातें मेरे दिन में आती हैं, 2 टोक आपके सामने बता देता हूँ ताकि पता चले। पहली बात ये कि इंतखाबात 60 दिन में नहीं 90 दिन में होंगे, क्योंकि वही सूट करता है पीडीएम को। कोई शायद एक आध जमात को ना करता हो, तो जब उनको एक चीज़ सूट करती है वो क्यों उसमें वो 2 दिन पहले तहलील नहीं करेंगे। ये मेरी पहली प्रेडिक्शन है जी। दूसरी बात ये है कि जैसे भी मदर अब्बास साहब ने कहा कि पहले कभी इंटरम सेटअप 60 या 90 दिन से ज़्यादा नहीं रहा, तो खुद ही उन्होंने मिसाल दे दी कि पंजाब में हुआ है, खैबर पख्तूनख्वा में हुआ है, तो किस लॉजिक के तहत हम ये कह सकते हैं कि सेंटर में नहीं होगा। ये मेरा दूसरी प्रेडिक्शन है। तीसरी बात ये है कि जैसे मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब यूके में बैठकर सारी सियासत पाकिस्तान की चलाते रहे, अगर ये मौका दिया गया को नाअहल होने के बावजूद कि वो जेल से अपनी सियासत चलाने का अगर उनको इजाज़त मिली, जिसका बहुत कम इम्कान है, लेकिन अगर मिली तो मैं आपको बता दूं बेशक पीटीआई का स्ट्रक्चर टूट फूट का शिकार हो गया है, लेकिन उनका वोटर आज भी वहीं खड़ा है। सर, ये मेरा आपके पास खबर है लोगों को गलत सर के चेयरमैन पीटीआई क्या वाकई जेल जा रहे हैं? नहीं, कोई खबर नहीं। ये मेरा असेसमेंट है। अच्छा, असेसमेंट है, ओके। ये जरूर जाएंगे। ये क्यों नहीं जाएंगे? जेल भी जाएंगे और नाअहल भी होंगे। मैं तीसरी बात कर रहा हूँ, उसके बाद अगर बिकॉज ऑफ एनी प्रेशर इंटरनल एंड एक्सटर्नल, मेरा अपना ख्याल है ये दोनों प्रेशर होंगे, अंदर का भी होगा बाहर का भी होगा, कि कम अज कम उनको आप हिस्सा लेने दें, अपना कम्युनिकेशन करने दें अपने लोगों के साथ। अगर वो हो गया तो मैं आपको बता रहा हूँ कि उनका वोट बैंक वहीं का वहीं खड़ा है। सर, ये अंदर से किसका प्रेशर है? एस्टेब्लिशमेंट का ताल्लुक है, मेरा ख्याल अंदर से किसका प्रेशर होगा? ये मतलब ये कि आप ये सवाल आपने कहा ना अंदर से प्रेशर होता है। वैसे बाय द वे अगर आप ये मेरा ख्याल है आप अच्छी तरह समझती हैं और मेरे नाज़रीन भी समझ रहे हैं, इसलिए मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, बात ये है कि जहाँ तक एस्टेब्लिशमेंट है, उनको तो हमेशा ये चीज़ मेरा ख्याल है, मेरे अपने ख्याल में ये सूट करती है कि बैलेंस हो जी। अगर मिसाल के तौर पे सब के सब एक साइड वाले कामयाब हो जाएं, दूसरे हाथ में एस्टेब्लिशमेंट के कुछ भी ना हो, तो उनको वो क्या कह के धमकाएगी या क्या कह के डराएगी। तो ये बिल्कुल एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से बड़ी अजीब मूव होगी अगर वो किसी एक की साइड ले लें और दूसरे को छोड़ दें। वो मेरा ख्याल है कि बैन चलेंगे, वो सब की साइड ले। ओके सर, एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद जरा मजीद फिर कुछ अमल करेंगे। ब्रेक लेते हैं, देखते रहिए न्यूज़ भी। अच्छा जनरल साहब, इससे पहले आगे बढ़े, मैं आप मौजूद हैं प्रोग्राम में, मैं एक सवाल पूछना चाहती हूँ कि ये गुज़िश्ता दिनों हमारे 2 सहाफ़ी हैं जो इस वक्त बैरून मुल्क मुकीम हैं, और उन्होंने अपने YouTube चैनल पे गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि अयूब खान पर फायरिंग का उन्होंने ये जिक्र किया और बताया कि कैसे एक जलसे के दौरान उन पर फायरिंग हुई थी और वो खौफजदा हो गए थे, इसके बाद उनकी हुकूमत खत्म हो गई थी। अच्छा, अब वो सहाफ़ी ये कहते हैं कि भाई हमने तो सिर्फ एक ही वाक़या सुनाया था और हुकूमत जो है इसको वो आर्मी चीफ की कत्ल की साजिश के साथ जोड़ रही है। सर, आप क्या समझते हैं कि आपका क्या ख्याल है, वाकई कोई ऐसी साजिश है या फिर गवर्नमेंट ने उस पर ओवर रिएक्ट किया है? चूंकि शहबाज शरीफ साहब ने तो इसके ऊपर बाकायदा एक ट्वीट कर दिया। सर, ज़ाहिर है वो खुद तो ऐसी चीज़ें नहीं देखते होंगे, किसी ने मशवरा ही दिया होगा उनको। जी मेरा अपना वो, फिर मैं असेसमेंट की बात ही कर रहा हूँ कि बहुत दूर की कोड़ी मिलाने की कोशिश की गई है और मोहब्बत को एक हद से ज़्यादा साबित करने की कोशिश की गई है। मेरा नहीं ख्याल कि ये कोई सीरियस बात थी और वज़ीर आज़म को तो ये बिल्कुल नहीं करनी चाहिए थी। सर, ये दूर की कौड़ी हुकूमत ने मिलाई? जी, और किसने मिलानी है? मैंने आपको बताया ना कि आशीर्वाद के लिए, ज्यादा मोहब्बत शो करने के लिए, ज्यादा प्यार शो करने के लिए, ज्यादा कुर्बत शो करने के लिए एक ऐसी बात कही गई है जिसकी कतन कोई जरूरत नहीं। आसिफ किरमानी साहब, इतना प्यार, इतनी कुर्बत शो करने के लिए क्यों ओवर रिएक्ट किया गया एक आम सी बात पे? वो सहाफ़ी भी कह रहे हैं हमसे वाकई सुना रहे थे। एक इस पे कमेंट करें और साथ ही आपने ये भी बताना है कि 9 मई के वाकयात को आप देखें, अब 2 माह से ज़ायद का अरसा गुजर चुका है। सर, आप समझते हैं कि इस हवाले से जो कार्रवाइयाँ हैं वो दुरुस्त समत में चल रही हैं? चूँकि दूसरी साइड से कहा जा रहा है कि इंसानी हुकूक की खिलाफवर्जी हो रही है, इंतकामी कार्रवाइयाँ हो रही हैं, 1000 से ज़ायद कारकुनान जेल में हैं और चेयरमैन PTI खुद कहते हैं मुझ पर 180 मुकदमात बना दिए गए हैं। तो ये तासुर आपकी हुकूमत क्यों नहीं ख़त्म कर सकी या कर पा रही? देखिए पारस, पहली बात तो ये है कि ये जो ट्वीट जिसकी बात की जा रही है कि जी वो किसी सहाफ़ी ने किया, और गुजारिश ये है कि या तो सानेहा 9 मई ना हुआ होता
तो इतनी इसमें कोई बायसे तशवीश बात ना होती। लेकिन चूंकि सान यहाँ 9 मई हुआ और जनरल इनका तो पेरेंट्स इंस्टीट्यूट है, अब तो क्लियर हुआ कि ये एक तरह की बगावत कराने की फौज में कोशिश की गई थी और एक तरह का कू कराने की कोशिश की गई, और वो अभी तक जो कुव्वतें हैं जो अभी तक वो इस तरह बरसरे पेकार है, कोई बाहर है कोई अंदर है। इन हालात में, मखसूस हालात में जब ऐसे ट्वीट्स या ऐसी कोई चीजें आती हैं तो उनकी छानबीन करना जरूरी होता है। ये भी नेशनल इंटरेस्ट और नेशनल सिक्योरिटी के अंडर आती है चीजें, नंबर 1। दूसरा आपने फरमाया कि जी वो केस मुकदमे और 9 मई, देखिए बात सुने, कार्रवाइयां, ये जिन अभी क्या कार्रवाई हो रही है जी, कई लोग, मुझे तो गिला है, मैं हुकूमत में हूँ, मुझे अभी भी गिला है कि लोग जो से वो बाहर बैठे हुए हैं जो उस सानिया के डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जिम्मेदार थे, आधे भाग के चले गए हैं अदम इस्तेहकाम पार्टी में जी। चंद लोगों को छोड़कर जो ये PTI 2 बनी है, इसमें मेजॉरिटी तो वही लोग हैं, वही फेसेज हैं जो 9 मई तक इमरान खान साहब की अंडर डायरेक्ट कमांड और सुपरविजन थे, जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली किसी ना किसी तरह अब फोन कॉल्स ट्रेस हो गई, इंटरसेप्ट हो गई। तो कहने का मतलब ये है कि जिन्होंने पाकिस्तान पर हमला किया, फौज पर हमला किया, ठीक है जी, उनको छोड़ दिया जाए, ठीक, उधर मुंह कर लिया जाए, इंडिया की तरफ, बॉर्डर की तरफ मुंह करके देखना बारिश शुरू कर दिया जाए। देखिए ये पाकिस्तान में, यहाँ पाकिस्तान में देखिए, किसी को अच्छा लगे किसी को बुरा लगे जी, ठीक है। फौज एस्टेब्लिशमेंट एक रियलिटी है जी, बिल्कुल बिल्कुल ठीक। जो उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा वो ना करे, उसकी मर्जी है भाई, ठीक। अगर उसकी रोटी हजम हो जाती है तो ठीक है। आपको एक इदारा है, एक ही तो इदारा बचा है, बाकी इदारा बचा कौन सा जी 75 सालों में? जो बताइए, मैंने तो कहा ना कि मैं तो एक अनफॉर्चुनेट वो शख्स हूँ जिसने गुड पाकिस्तान भी देखा और मुझे ये बातें आपने बहुत अच्छी की हैं, लेकिन ये भी तो सवाल है ना कि मियां साहब ने भी तो एक्सेप्ट नहीं किया ना, इसलिए तो आपकी गवर्नमेंट बार बार चली जाती है और यही फिर शिकवा मियां नवाज शरीफ भी करते हैं, कोई एक टर्म भी पूरी नहीं होने दी गई। तो हमें तो आपने समझाया, अच्छा किया कि ये रियलिटी है, खुद क्यों नहीं समझा? हमने पारिस, हमने कोई GHQ पर हमले नहीं किए, हमने कोई यादगार शोदा की तस्वीर ये जलाई नहीं, बेहुरमती नहीं की, हमने फौजियों की गाड़ियों पर पथराव नहीं किया, हमने GHQ पर हमला नहीं किया, जिना हाउस पर हमला नहीं किया। हाँ, नवाज शरीफ साहब को एक गिला था, वो उनका उन्होंने बरमला एक तहजीब और इखलाक के दायरे में रहते हुए इजहार किया, हमने कोई तोड़ नहीं की। राइट, मजहर अब्बास साहब उन्होंने किया। सर मैं मजहर अब्बास साहब का भी इस पे कमेंट ले लूं, आप भी ऐसे ही समझते हैं? साहब क्या ख्याल है कि फिर 9 मई के वाकयात की तहकीकात और कार्रवाइयां आपके ख्याल में ये दुरुस्त समत में जा रही हैं सर, और ये ट्रायल फौजी अदालतों में ही होने चाहिए, और 18 जुलाई को वैसे समाअत भी है, तो क्या फैसला आपके ख्याल में हो सकता है या होते हुए आप देख रहे हैं? कोई इंसानी हुकूक की खिलाफवर्जियां भी नहीं हो रही हैं? पहली चीज तो ये कि प्राइम मिनिस्टर को बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करना चाहिए तो उस चीज के ऊपर, इसलिए प्राइम मिनिस्टर का स्टेचर नहीं बनता उस तरह की चीजों पे। आपके बेशुमार मिनिस्टर्स हैं जो रोजाना प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, रोजाना बयानात देते हैं, रोजाना ट्वीट करते हैं, उनमें से कोई भी कर सकता था उसके ऊपर। अब उन्होंने किस वजह से इस वाक़े का जिक्र किया, वो भी एक बात है। क्या उस वाक़े का जिक्र ज़रूरी था? क्या उस वाक़े का जिक्र वैसे ही कर दिया गया? विच आई डाउट कि वैसे ही कर दिया गया। एक कॉन्टेक्ट ज़रूर होता है जब दो लोग गुफ्तगू कर रहे होते हैं और उसमें मिसाल देते हैं तो उसका कोई कॉन्टेक्ट ज़रूर होता है, कोई आउट ऑफ ब्लू कोई एक जिक्र तो नहीं होता। लेकिन वज़ीर आज़म के लेवल का रिएक्शन मुझे, आपने तो फिर इसका मतलब ये है कि वो कामयाब हो गए। अगर उन्होंने कोई इस तरह की बात की थी तो वो तो कामयाब हो गए, और ये मुहित ज़्यादा और शाहीन सबाई साहब थे। वज़ीर आज़म उस पर रिएक्ट कर रहे हैं उसके ऊपर, बजाय इसके कि कोई मिनिस्टर रिएक्ट करे। बल्कि तो हर चीज़ की ना प्रेस कॉन्फ्रेंस की ज़रूरत होती है, ना हर चीज़ पर रिएक्शन की ज़रूरत होती है। बाद औक़ात रिएक्शन जो है वो उस चीज़ को मज़ीद बढ़ावा दे देता है। ऐसे ही है सर। ये रियलाइजेशन हमारे लीडर्स में आनी चाहिए कि हर चीज़ पे रिएक्शन ज़रूरी नहीं होता। दूसरी बात ये कि मिलिट्री कोर्ट्स पे ट्रायल हो, सिविलियन कोर्ट्स में ट्रायल हो, मुझसे ज़ाती तौर पे पूछे तो मैं मिलिट्री कोर्ट्स के ट्रायल के खिलाफ हूँ जी। इसलिए कि जब आप एंटी टेररिज्म कोर्ट आपने किस लिए बनाई है, उसका कानून देखें, उसके अंदर मौजूद है कि 7 दिन में सज़ा होनी चाहिए। उसको इम्प्लीमेंट करे गवर्नमेंट, 7 दिन में सज़ा दे, उसके अंदर यही तो मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल
किया जा रहा है कि स्पीडी ट्रायल हो। ठीक, मजहरबाज साहब थोड़ा सा टाइम कम रह गया, अगर लास्ट में इस पे साहब एक वन लाइनर इस पे दे दें कि सर आप समझते हैं कि ट्रायल मिलिट्री कोर्ट्स में ही होना चाहिए और वहां पे क्या ट्रायल इतना शफाफ होता है कि सबको इंसाफ मिल सके या होगा? जी देखिए, मैं ये समझता हूँ, पहली बात तो तीन बातें कहूँगा। पहली बात तो ये कि जिन लोगों ने ये घिनौना जुर्म किया है उनको सजाएं मिलनी चाहिए, सख्त सजाएं मिलनी चाहिए और फौरी तौर पे मिलनी चाहिए जी। दूसरी बात ये है कि सबसे नॉन कॉन्ट्रोवर्शियल तरीका ये था, क्योंकि सारे सबूत मौजूद हैं आर्मी के पास, जी। आप टेररिस्ट कोर्ट्स में ले जाएं और वो सारे सबूत दें और उनको फौरी सजाएं दिला दें। ये कंट्रोवर्सी ना होती बिल्कुल, अगर तो ये बात नाकाफी है सर की ना होती तो मेरा ख्याल है जो नहीं गए। नहीं, कवानीन मेरा ख्याल है एंटी टेररिज्म तो कवानीन बड़े सख्त हैं हमारे, और जब फौज कह रही है कि हमारे पास सारे सबूत हैं तो सबूत तो आप किसी भी कोर्ट में ले जाएं, सबूत तो सबूत होता है। तो मेरा ख्याल वो सबूत कारगर होंगे और ये सबको सजाएं मिल जाएंगी। ये जो 5-6 हज़ार लोग पॉलिटिकल वर्कर्स पकड़े हुए हैं उससे काउंटर इसका वो इफेक्ट जो है वो नेगेटिव इफेक्ट आ रहा है इंस्टीट्यूशंस के ऊपर भी, इंस्टीट्यूशन के ऊपर भी और इस गवर्नमेंट के ऊपर भी। तो क्यों इस बखेड़े में पड़ते हैं भाई? उनको 25 लोग होंगे, ज्यादा 30 लोग होंगे जिन्होंने ये काम किया है, उनको ले जाए एंटी टेररिस्ट कोर्ट में, दे सबूत, दे सख्त सजाएं उनको, उनके हैंडलर्स को भी सजाएं दें। बाकी 5000 लोगों को तो छोड़े ना भाई, उन औरतों को तो छोड़ दें, लोग हैं पॉलिटिकल वर्कर्स। मजहर अब्बास साहब और आसिफ किरमानी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया सर, टाइम हो गया है, प्रोग्राम में आप लोगों ने शिरकत की। अपना और अपने मुल्क का ख्याल रखिए। पारस जहां से इजाजत दीजिए, अल्लाह ने के बाद।